जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। टुडेज आवर टॉपिक इज लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, या लेटर्स ऑफ क्रेडिट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन ब्लैक एंड वाइट। हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट एक डिस्कशन कर रहे होंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, कैसे इनिशिएट होता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है, और ये किस तरह से बायर और सप्लायर जो है, बायर और सेलर जो है उसने एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। बैंक्स का इसमें क्या रोल है, कस्टम क्लियरेंस का जो प्रोसेस आएगा बीच में हम वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, और जब हम इसको क्लोज करवाने जाते हैं तो हम किस तरह से बैंक से निगोशिएट करते हैं या खुद पेमेंट करते हैं। ओवरऑल हम इसमें तमाम जो चीज़ें लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटिंग ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। इस साइकिल पे आने से पहले हम एक जो जिसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप है उस पे चलते हैं। सबसे पहले डिस्कशन कर लें, उसके बाद हम इस साइकिल पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको डिस्कशन ये सारी समझ आ जाती है इंशाल्लाह तो ये साइकिल समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक प्रैक्टिकल लेक्चर है ये, ठीक है, और वी विल ट्राई कि हम इसमें आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में तमाम रिक्वायर्ड इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे जो कंप्लीट कोर्स है उसका पार्ट है लेक्चर, लेकिन स्टिल आई बिलीव आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो दूं। अगर आप फुल कोर्स में इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मेरा नंबर भी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप वहाँ से भी हमें कैचअप कर सकते हैं, या लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप मुझे मैसेज करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले जी, स्टेप वन क्या है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक पेमेंट टर्म है जो कि अलाउड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि जब भी आपने किसी बाहर के वेंडर से, ठीक है, ये लोकल परचेज की बात नहीं हो रही, ये फॉरेन परचेज की बात हो रही है, ठीक है। फॉरेन से मुराद आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी वेंडर से अगर माल मंगवाया है, ठीक है, अब वो माल गुड्स हो सकती है, ठीक है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही, सर्विसेज का केस नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का केस है, ठीक है। अगर आपने गुड्स कोई मंगवाई है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो फिनिश गुड हो सकती हैं, वो ट्रेडिंग गुड्स हो सकती हैं, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं खास तौर पे उनको भी तमाम मामला जानने चाहिए, ठीक है। तो वो कोई भी गुड्स जो आपने बाहर से मंगवाई, ठीक है, अब आपने उसकी पेमेंट करना है अगर, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्री मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउ करता है, ठीक है। क्लीन पेमेंट्स है, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस है, और तीसरी लेटर ऑफ क्रेडिट है। बाकी जो दो मोड्स हैं वो हमने डिटेल्स में वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो थर्ड वन है लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें हम इसका एक पूरा ओवरऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सबसे पहले स्टेप सेल कॉन्ट्रैक्ट है कि इंपोर्टर या बायर, लेट्स सपोज हम हैं पाकिस्तान में, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, ठीक है, उनका और एक्सपोर्टर जो सेलर है चाइना में, अमेरिका में, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें एग्री होती हैं, बोथ पार्टीज एग्री ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या चीज आएगी, ठीक है, प्राइस एंड इनको टर्म्स, प्राइस क्या होगी उनकी, ठीक है, क्वांटिटी है तो पर यूनिट क्वांटिटी क्या प्राइस होगी, इनको टर्म्स मतलब वो एफओबी होगी, सीएफआर होगी, सीएनएफ होगी, ठीक है, ये भी हमने डिटेल्स वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। शिपमेंट टर्म्स क्या होंगी, कौन शिप करेगा, इंश्योरेंस कौन करवाएगा, ठीक है, ये सारे मामलात इसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए जाते हैं। उसके बाद ये पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड क्या होगा, पैसे कब आएंगे और किस तरह से आएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें पेमेंट मेथड क्या है, एलसी का है, ठीक है। अब पहले स्टेप में नो बैंक इन्वॉल्व एट दिस स्टेज, अब बायर्स और सप्लायर्स के दरमियान आपस में बातचीत चल रही है, ठीक है, बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप है जी एलसी एप्लीकेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, इंपोर्टर्स गया अपने बैंक के पास, इंपोर्टर्स बैंक के पास, लेट्स सपोज हम गए सोनेरी बैंक के पास, और सोनेरी के पास गए, यूबीएल के पास, कहीं सी, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, या हम कहते हैं कि हम गए जनाब यूबीएल के पास, ठीक है, जो कि इशूइंग बैंक उसको कहते हैं, इंपोर्टर्स बैंक। इंपोर्टर्स अप्लाई फॉर एलसी, हमने एलसी के लिए अप्लाई किया, हमने कहा कि जनाब हमारे पास आज पैसे नहीं है, काइंडली आप एलसी ओपन कर दें। एलसी बेसिकली क्या है, एक है अनकंडीशनल कमिटमेंट है, कि बैंक कर रहा होगा ये कमिटमेंट कि अगर पाकिस्तान से एबीसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वहां से पैसे ना आए
तो मैं पैसे आपको पे करूंगा। ठीक है। तो देखिए बैंक है, वो स्टेट बैंक से रिजर्व्ड है, ठीक है, मतलब प्रॉपर एक सिक्योर्ड है, तो सब वेंडर जो है बाहर का, उसको भी बड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, उसको यकीन हो जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार कोई नहीं, मेरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है जी। इम्पोर्टर्स अप्लाई फॉर एलसी। हम बैंक को कहते हैं कि काइंडली हमारे भी पे फला वेंडर है, ठीक है, और उस फला वेंडर ने भी अपना बैंक दिया होता है, कि आप उसको मैसेज कर दें, एक स्विफ्ट चला दें। ठीक है। बैंकों के जब दरमियान जब भी कम्युनिकेशन होती है ना, वो स्विफ्ट के जरिए होती है। आप स्विफ्ट शेयर कर दें कि जनाब जो है ना, ये जो एबीसी कंपनी है, अगर ये पैसे पे ना कर सके टाइम पे, तो हम पे कर रहे होंगे। ठीक है। सबमिट्स एलसी एप्लीकेशन, परफॉर्मा इनवाइस, बैंक टेक्स मार्जिन मनी कोलेटरल एलसी लिमिट। ठीक है। सॉरी। अब जब बैंक ने अप्लाई करना है ना एलसी दूसरे बैंक को, तो वो कहता है कि ठीक है मैं आपकी एलसी ओपन कर देता हूँ, आप मुझसे लिमिट ले लें। ठीक है। उस लिमिट के अगेंस्ट कोलेट्रल मार्जिन मनी वगैरह ले लेते हैं, 40%, 50%, 20%। हर बैंक की अपनी अपनी टर्म्स है, और कुछ बैंक्स होते हैं वो नहीं भी लेते अगर आपके उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। साथ ही बैंक आपसे परफॉर्मा इनवाइस मांगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मांग लेता है। उससे उसको पता चल जाता है कि कितने डॉलर्स की या कितने CNY का जो है ना मैंने एलसी ओपन करनी है। बैंक वो एलसी की जो है ना बना के रिक्वेस्ट आपको जो इम्पोर्टर है उनको भेज देता है। ठीक है। इम्पोर्टर उस पे साइन स्टैम्प करवा के अपने CFO से उसको जो है ना दोबारा बैंक भेज देते हैं। अब बैंक उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। अब बैंक जो इम्पोर्टर का बैंक है, जो साइन स्टैम्प होके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो एक्सपोर्टर के बैंक को भेज देगा। ठीक है। इस थर्ड स्टेप है, इसको कहते हैं एलसी इशुएंस या एलसी ट्रांसमिशन। इम्पोर्टर बैंक्स इशुइंग बैंक, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं इशू, इंपोर्टर के बैंक को हम इशूइंग बैंक कह रहे हैं, और जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसको हम एडवाइजिंग बैंक कहेंगे। इंपोर्टर बैंक इशूइंग बैंक इश्यूज एलसी एज पर एग्री टर्म्स। ठीक है, एलसी इशू कर दी। सेंड एलसी टू एक्सपोर्टर बैंक्स वाया स्विफ्ट MT-700। ठीक है। MT-700 क्या है, स्विफ्ट क्या है, ये भी हमने डिटेल्स वीडियो में डिस्कशन की है। यहाँ पर हम जस्ट एलसी के ऊपर ही स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। इंपोर्टर बैंक इशूइंग बैंक ने वो चीजें भेज दी हैं, ठीक है, अगले बैंक को ट्रांसमिट कर दी। अब एलसी बिकम्स इररिवोकेबल पेमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है। एलसी अब क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अगले बैंक को आपने भेज दिया, अगले बैंक ने भी अपनी जिसे कहते हैं कि एक्सेप्टेंस भेज दी। ठीक है। अब चौथे स्टेप में क्या होगा कि एक्सपोर्टर बैंक एडवाइजिंग बैंक रिसीव एलसी फ्रॉम इशूइंग बैंक, वेरीफाई इट्स अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी में वो ये देखते हैं टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं वही हैं। ठीक है। एलसी का जो क्लॉजेज होती हैं वो पूरी हैं। ठीक है। और अगर उसे लगता है कि इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह चाहिए, तो वो अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, वरना इसको एग्री कर लेते हैं। ठीक है। एडवाइजेस एलसी टू एक्सपोर्टर। साथ ही वो जो एलसी आई थी, वो अब उस एक्सपोर्टर को भी भेज देते हैं कि जनाब आपका आपने जो एक एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं फलां फलां कंट्री में, सेल जो आपके बायर हैं उनको, तो उनके बैंक की तरफ से ये एलसी आई है, आप देख लें। ठीक है। नो पेमेंट ऑब्लिगेशन अनलेस बैंक एड्स कंफर्मेशन। एडवाइजिंग बैंक के पास अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ठीक है। ना तो अभी तक कोई शिपमेंट चली है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा मामला। ठीक है। तो अभी तक कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक्सपोर्टर को करे, कि मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं इन्हीं की बेस पे एक्सपोर्टर के कि मुझे पैसे दो, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है। 5 स्टेप क्या है जी, एलसी एक्सेप्टेंस बाय एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी। अब दोनों बैंक्स ने अपने अपने मामला हल कर दिए। एलसी एक्सेप्टेंस बाय एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी केयरफुली चेक्स एलसी टर्म्स, शिपमेंट डेट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अमाउंट एंड टॉलरेंस, इफ एक्सेप्टेबल प्रोसीड। ठीक है। उसने शिपमेंट डेट देखी कि यार जो एलसी में लिखा हुआ है क्या इस डेट पे मैं माल पहुंचा भी दूंगा। ठीक है। वैसे तो सारी चीजें पहले ही एग्री हो जाती हैं, लेकिन एक जस्ट और फिर एक रीचेक लगा के देख रहे होते हैं। ठीक है।
अमाउंट कितनी है, टॉलरेंस कितनी है। टॉलरेंस से मुराद ये कि माल 5-7% कम ज़्यादा हो, ठीक है, वो थोड़ा उसको एडजस्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एलसी एक्सेप्टेंस करते हुए एक्सपोर्टर मद्देनज़र रख रहा होता है, ठीक है। अगर उसे लगे तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं तो वो प्रोसीड करता है। प्रोसीड से मुराद ये कि वो साइन करके दोबारा बैंक में डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता है कि ठीक है जनाब, ओके, मैं एग्री हूँ, मैं शिपमेंट चला देता हूँ इधर से, मैं जहाज़ में माल लोड करवा देता हूँ। अगर नहीं तो वो आस्क फॉर एलसी अमेंडमेंट, वो बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब इसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, ये प्राइस उन्होंने एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखी, या ये जो इन्होंने क्वांटिटी लिख दी है वो ज्यादा है, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से मांग लिए हैं, पहले तो हमारा डिस्कशन ही नहीं है ऐसी, ठीक है। तो वो उनसे एलसी अमेंडमेंट्स का भी कह सकते हैं। तो फिर दोबारा बैंक के पास आएगी और बैंक दोबारा इंपोर्टर के बैंक को भेजेगा, ठीक है, और जो भी अमेंडमेंट होगी वो कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा मसला ना हो, एक्सेप्टेबल हो चीजें, तो चीजें प्रोसीड हो जाती हैं, ठीक है। सिक्स स्टेप में फिर क्या होता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्टर शिप्स लाइन, ठीक है, या शिपिंग लाइन जो है पोर्ट है उसको माल दे देता है, शिपिंग लाइन गुड्स को ना शिप कर देती है एज पर एलसी। ओब्टेन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस, ठीक है, सीओ, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिनको जो है जो कि बैंक्स को भी दे दी जाती हैं, ठीक है। अभी जो एक्सपोर्ट गुड्स जो फिजिकली मूव हो रही हैं उसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें शिपिंग लाइन आपको, जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है वो गुड्स को मूव कर रही है, ठीक है, बैंक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ एलसीज की हद तक। गुड्स मूव फिजिकली, बैंक डू नॉट हैंडल गुड्स। सेवन स्टेप क्या है जी, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि जनाब ये एलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी पेमेंट टर्म एलसी थी, मैंने उसके रिस्पॉन्स पे माल भिजवा दिया है, ठीक है, और उस माल माल के अगेंस्ट मुझे ये चीजें मिली हैं, बिल ऑफ लेडिंग होगी, कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो आप ये जो है ना इंपोर्टर को भिजवा दें, ठीक है। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स विद इन एलसी वैलिडिटी, ठीक है, एलसी की जो टाइम लिमिट्स होती हैं उसके अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं। रिक्वेस्ट, ठीक है, निगोशिएशन, एक्सेप्टेंस, पेमेंट। अब इस स्टेप पे एक्सपोर्टर जब बैंक्स को, अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है, तो इस स्टेप पे वो कहता है कि देखें, आपने पेमेंट टर्म एग्री करवा दी, हमने माल भेज दिया, पैसे आ ही जाने हैं, ठीक है। वो एलसी टर्म मतलब 45 डेज की है, 90 डेज, 180 डेज, जितने दिन की भी है। तो मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, जो मेरे वेंडर से, मतलब मेरे कस्टमर से पैसे आएंगे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है, लेट्स सपोज $40,000 आने हैं, ठीक है, आप मुझे ही आज ही डिस्काउंट कर दें। इस स्टेप पे एक्सपोर्टर बैंक से इनवॉइस डिस्काउंटिंग की भी रिक्वेस्ट कर सकता है। एक्सपोर्टर अपने बैंक से, मतलब मैं फॉरेन बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसको कहता है कि पैसे आ जाने, मुझे $40,000 आने हैं, आज आप मुझे $38,000 दे दें, $2,000 आपका अपना कमीशन कह लें, इंटरेस्ट कह लें, जो भी, ठीक है, अब इसमें वो रख लें। तो इस स्टेप में वो बैंक से पैसे रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो बैंक की अपनी जिसे कहते हैं कि स्वाबदीद है, उसको दे ना दे, उसको किस फॉर्म में दे, क्या फैसिलिटी हो। वैसे तो हमने पूरे कोर्स जो है उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस है, FATR है, DF बना सकता है उसको, ठीक है, किस तरह से इसको चीज़ें जो है ना बैंक एग्जीक्यूट करके दे सकता है। तो इस स्टेप पे क्योंकि माल भी चला गया है, डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, ठीक है, तो अब जो है एक्सपोर्टर बैंक से, अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट ले सकता है, बेशक अभी तक बाहर से पेमेंट आना है। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, एक्सपोर्टर बैंक चेक डॉक्यूमेंट एज पर यूसीपी 600, ठीक है, यूसीपी 600, ये भी हमने तमाम चीजें डिस्कस की हुई हैं कंप्लीट कोर्स में, ठीक है। तो उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स के एक्सेप्टेंस को चेक करता है, इफ कंप्लेंट पेज एक्सपोर्टर और एक्सेप्ट यूजर्स बिल। अगर तमाम चीजें ओके हैं तो एक्सपोर्टर को पे कर देता है या यूजर्स बिल ले रहा है। यूजर्स बिल कहते हैं डिलेड एलसी को, ठीक है। एलसी की भी टाइप्स होती हैं, एलसी साइट है, यूजर्स एलसी है, ठीक है, जिसको डिलेड एलसी भी कहते हैं, रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइप की एलसीज हैं, हमने इंशाल्लाह इनको डिटेल्स वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अभी हमारा जो वीडियो है इसका मकसद आप लोगों को जस्ट एक ओवरऑल एलसी प्रोसेस का प्रैक्टिकल रीकैप देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो फुल्ली कोर्स में तो आप लोगों को ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शायद वो तो पूरा एक कोर्स की फॉर्म है, मतलब आपको 10 to 15 आवर्स में हमने उसको कवर किया हुआ है।
ठीक है। और एक मुकम्मल प्रैक्टिकल कोर्स है आपके लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम कर रहे हैं, और एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप लोग इनको पॉजिटिवली और इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। और बिलीव मी, इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड पॉजिटिव कोर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मैं बात करता हूँ, आप न्यूली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है, आईसीएमए है, एसीएमए आपने किया हुआ है, जो भी वर्ड्स है आपकी, या बैंक से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदर ये स्किल्स, ये नॉलेज, ये एबिलिटीज ऐड करूं, तो आपको फिर ये जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं इस तरह के, इनकी तरफ आना होता है। ठीक है। बहुत ही रीजनेबल जिसे कहते हैं कि हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, और अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। और देखिए, इन्वेस्टमेंट यही होती है जो आप अपने ऊपर कर रहे हो, ठीक है, और अपने नॉलेज के ऊपर कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पे बैक करती हैं, ये चीज़ें आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेशन में, आपकी रिकग्निशन में इजाफा करती हैं। क्योंकि एक चीज का नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। जब आप सीएफओ से, अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से बात कर रहे हो एक चीजों का, अगर आपको नहीं आइडिया, ठीक है, तो आई थिंक आप जो है ना फिर उस तरह से शायद ग्रो नहीं कर पा रहे होते। अगर आपको आइडिया होता है, आपने पढ़ी हुई है, देखी हुई है, प्रैक्टिकली जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, इसको समझा हुआ है, ठीक है, कंप्लीट कोर्स, इसमें डिफरेंट चीजें, इनको टर्म्स क्या है, ओवरऑल सोर्सिंग कैसे होती है, इंटरनेशनल ट्रेड है क्या चीज, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है, जीडी कैसे फाइल होती है, पीएसडब्ल्यू का क्या रोल है, ठीक है, यूसीपी 600 क्या है, एलसी की क्लॉजेज हम किस तरह से देख रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें हमने कोर्स में डिस्कस की हुई हैं, और ये कोई लंबा चौड़ा या कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है। 10 to 15 आवर्स का एक कोर्स है, ठीक है। वक्तन फवक्तन हम इसमें जिसे कहते हैं कि लाइव वेबिनार और वो ऐड कर देते हैं जहां भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो। तो आप लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो एक्सपोर्टर के बैंक ने डॉक्यूमेंट की एग्जामिनेशन की, अगर तमाम मामला ठीक है तो ओके, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स टू इशूइंग बैंक, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को फॉरवर्ड कर दिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो सीक एक्सपोर्टर अप्रूवल और सेंड ऑन अप्रूवल में से, ठीक है, तो उसको रिजोल्व कर लिया। 9 स्टेप क्या है जी? डॉक्यूमेंट सेंड टू इशूइंग बैंक, एक्सपोर्टर बैंक ने इंपोर्टर बैंक को सेंड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, क्लेम, पेमेंट, रीइंबर्समेंट और पेमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी कि जनाब डॉक्यूमेंट्स आ गए, माल आ गया, ठीक है, माल शिप कर दिया है, तो अब पेमेंट्स तैयार कर लें। ठीक है। अब वो पेमेंट कब करनी है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है। 10 स्टेप क्या है जी? इंपोर्टर बैंक्स एग्जामिनेशन, इशूइंग बैंक दोबारा री एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट्स को जब उसको मिल जाएंगे। इफ कंप्लेंट है, ओके है, मेक्स पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। अब ये स्टेप होता है जहाँ पे पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी आती है। अगर इंपोर्टर के पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, देन ही रिक्वेस्ट अपने बैंक को, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मेरे पास तो नहीं है पैसे, ठीक है, आप काइंडली मेरे भी आप पे ये फैसिलिटी ओपन कर दें। ठीक है। वैसे पहले ही ऑलरेडी उन्होंने डिस्कशन की होती है, वो फैसिलिटी क्या हो सकती है, वो एफएटीआर की हो सकती है, वो डिमांड फाइनेंस की हो सकती है, वो टीएफ हो सकती है। ठीक है। ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिस्कशन होती हैं। अगर फैसिलिटी ना हो, बैंक ने फिर भी पैसे दे देने हैं, ठीक है, लेकिन फिर अगर आप नहीं ना दे पाते टाइम पे, तो फिर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में ये बात घूम जाती है कि जनाब फलां फलां कंपनी ने एलसी ओपन करवाई यूं, और यूं उसने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर गई, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, आप ऑनवर्ड जो है ना आप इंपोर्ट भी नहीं कर पाते। ठीक है। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में उड़ा दिया कि ये नहीं है कि आपने एचबीएल के साथ ये मामला किया और आप अलाइड के पास चले गए, कहते हैं कि जनाब एलसी ओपन कर दे, तो पहले आपकी ईसीआई भी चेक करेंगे, ठीक है, आपकी क्रेडिट ब्यूरो की जो रिपोर्ट है चेक करेंगे, अगर उसमें लिखा हुआ कि डिफॉल्ट है तो वो भी आपको पैसे नहीं देंगे। तो एलसी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही एतमाद के साथ काम करने वाला काम है। जब किसी भी, अगर आप कंपनी को देखें ना कि वो एलसी पे काम कर रहे हैं और बैंक्स उनके साथ एलसी बड़े शौक से ओपन करते हैं, तो आप समझ जाएं कि उनके बैंक्स के साथ मामलात बड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहे हैं। तो किसी भी कंपनी की जो बोरोविंग स्ट्रेंथ है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है एलसी के, उसकी एलसी टर्म्स बैंक के साथ क्या है और किस तरह से चल रही है। ठीक है। डेबिट इंपोर्टर्स अकाउंट एलसी लिमिट, वो जो है इंपोर्टर का अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, मार्जिन वगैरह पड़ा होता है पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो मांग लेते हैं। ठीक है। इफ डिस्क्रिपेंट, और साथ ही इस ओवरऑल प्रोसेस में ना बैंक्स के कमीशन होते हैं। ठीक है। इफ डिस्क्रिपेंट, सीक इंपोर्टर्स कंटेंट, अगर कोई मामला में कोई अमेंडमेंट चाहिए तो इंपोर्टर की कंसेंट से करते हैं। उसके बाद जी नंबर 11 है, स्टेप है डॉक्यूमेंट डिलीवरी टू इंपोर्टर। बैंक ने तमाम मामला देख लिए, पैसों की पेमेंट होगी, या तो फौरन पेमेंट हो गया,
हो गई, ठीक है, या कोई फैसिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो गए, तो वो इंपोर्टर का जो बैंक है इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे तो ही तो आप अपने क्लियरिंग एजेंट को दे के गुड्स को, इतने दिनों में गुड्स भी पहुंच जाती हैं, ठीक है, आप जिसे कहते हैं कि कस्टम क्लियरेंस करवा रहे होंगे गुड्स की, ठीक है। हैंड्स ओवर डॉक्यूमेंट्स आफ्टर पेमेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। इंपोर्टर रिसीव्स ओरिजिनल बिल इनवॉइस अदर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स। 12 स्टेप क्या है जी? कस्टमर क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस एंड गुड्स डिलीवरी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपने अपने क्लियरिंग एजेंट को दिया, आपको पता है ना, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसी तरह आप शायद कस्टम से भी जाके डायरेक्ट माल छुड़वा नहीं सकते। आपने अपने क्लियरिंग एजेंट, मोस्टली कराची में बैठे हुए हैं, जैसे कि रहमानी ट्रेडर्स हैं, वो डिफरेंट है, उसका नाम तो हम जाहिर बात है इस तरह नहीं ना वन बाय वन कर सकेंगे, ठीक है। आप उनको देते हैं, वो माल की क्लियरेंस करवा के देते हैं और अपना कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। इंपोर्टर कस्टम के पास जाएगा, इंपोर्टर से मुराद यहाँ पर जो उसका एजेंट है वो फाइल बिल ऑफ एंट्री या जीडी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कैसे फाइल होता है, ठीक है। उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पूरी टैक्स प्लानिंग हमने डिस्कस की हुई है कोर्स में, ठीक है। पेज कस्टम ड्यूटी, प्रेजेंट बिल ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, टेक्स डिलीवरी गुड्स फ्रॉम इंपोर्ट। आपको पोर्ट से अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके टैक्सेस की पेमेंट करके, अब इसमें भी एक स्टेप होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप माल को स्टिल छुड़वा सकते हैं, एक 20-25% ड्यूटी दे के आप अपने माल को अपने वेयर हाउस में ले आए, बॉन्डेड वेयर हाउस में, वहाँ पे कस्टम के ताले होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को जो है ना वन बाय वन जैसे जैसे आपके पास पेमेंट आते जाए आप माल छुड़ाते जाए, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि ये ओवरऑल एक प्रोसेस है एलसी का, 12 स्टेप्स पे मुश्तमिल एक को जिसे कहते हैं कि कंप्लीट साइकिल था हमारा, जिसमें हमने वन बाय वन प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी आती गई उनको डिस्कस करते रहे, ठीक है। अब अगर हम पूरे साइकिल की तरफ आते हैं, ठीक है, डायग्राम की तरफ, तो आप इसमें जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें वो इंशाल्लाह जब आप डिस्कस इसको देखते हैं तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाती हैं कि ठीक है, वन, सबसे पहला वन स्टेप सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान हुआ एग्री ऑन प्राइसेस गुड्स एंड पेमेंट बाय एलसी, ठीक है। कॉन्टैक्ट हो गया, अब वो कॉन्टैक्ट जो है ना इंपोर्टर ने अपने बैंक को सेंड कर दिया कि जनाब मेरा इस तरह ना फलां बंदे से माल लेने का कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है, तो पैसे आने हैं मेरे, काइंडली आप जो है ना जिसे कहते हैं कि वो कर दें, एलसी ओपन कर दें, ठीक है। एक्स इंपोर्टर ने देख लिया सब ओके है, उसने एक्सपोर्टर को रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, सॉरी इसने एक्सपोर्टर का कॉन्टैक्ट वगैरह देखा, स्टेप नंबर 2 ये है, फिर उसने एक्सपोर्टर बैंक को रिक्वेस्ट कर दी, यहाँ पे उनकी डीलिंग्स होगी, ठीक है। एक्सपोर्टर बैंक ने दोबारा एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसको चेक किया कि देख लें ये आपने फलां फलां बंदे को माल बेचने का कॉन्टैक्ट किया, ये सब चीज़ें ओके हैं, ओके कहा हाँ जी ओके हैं, तो इस तरह एक स्टेप वाइज जिसे कहते हैं 13 स्टेप में हमने ये पूरा एक प्रोसेस देखा। आप इसको देखते हैं डायग्राम को तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। इस पूरी डायग्राम के पीछे ओवरऑल यही एक डिस्कशन है। तो आई होप कि आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आए, तो आप इंशाल्लाह अगर आप इंटरेस्टेड हो फुली कोर्स में तो आप लोगों को ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट है, जिसमें हमने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ पोस्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी डिस्कस की हैं, ठीक है, और बैंक की जितनी भी फैसिलिटी ओपन आप करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब पाकिस्तान के लॉज के अंदर रहते रहते, वो डिस्कशन किया है, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, किस तरह से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, जीडी पे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इन सब की कैलकुलेशन क्या है, ओवरऑल हमने 10 to 12 या आई थिंक 15 आवर्स में ये तमाम चीज़ें एक प्रैक्टिकल वे में एफिशिएंट वे में डिस्कस की हैं। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोर्स तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज करके कंप्लीट कोर्स भी जिसे कहते हैं क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।